हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये हमारा एसएससी जीडी का पेपर सेकंड है। इससे पहले मैंने पेपर फर्स्ट भी कराया है। तो 20 क्वेश्चंस हैं हर पेपर में। तो फर्स्ट में भी 20 थे, सेकंड में भी 20 है और ये हमारी वीडियो कंटिन्यू आएगी। अगर आपने वो हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो ये हमारा पहला प्रश्न है। तो जो लाइमस्टोन है और चौक है और मार्बल है, ये मतलब इसके विभिन्न रूप हैं। वो किसके विभिन्न रूप हैं? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। जो चूना पत्थर और चौक और संगमरमर है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। अब देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है। तो इसका है CaCO3। तो इसका कॉमन नेम क्या है? CaCO3, मतलब फॉर्मूला कह सकते हैं। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। और देखिए इसकी जो ये जो है, मतलब व्हाइट जो चौक है हमारा, उसको ही हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये व्हाइट रहता है और चौक को ही हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो और देखिए, जो सोडियम क्लोराइड है, ये खाने का नमक है, NaCl है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो NaCl है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है। मी दैम मी पिही, ये एक फेस्टिवल है और ये ताई अहोम कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। तो ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो स्टेट पूछा है कि ये किस स्टेट में। मी दाम मी पही, ये एक फेस्टिवल है और कौन से स्टेट में मनाया जाता है? ताई, देखिए ताई अहोम, अहोम नाम आया है। तो आप इससे समझें कि अहोम जो है ये आपका असम से रिलेटेड है। अहोम किंगडम था एक। तो आप इस तरह से भी मतलब रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, जो मी डैम मी फी है, ये आपका असम में मनाया जाता है। असम का ये त्योहार है। तो यहाँ हम बात करते हैं। अब जैसे त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तो त्रिपुरा का गरिया है, गरिया एक फेस्टिवल है। और आपका बिज्जू, बिज्जू फेस्टिवल है। और देखिए ओवा है, ओवा फेस्टिवल है। तो ये आपके कहाँ के हैं? त्रिपुरा के। अब हम बात करते हैं मिजोरम। तो मिजोरम के जो फेस्टिवल हैं, चप चार कूट है, चप चार कूट ये फेस्टिवल है। और आपका हलू खला, हलू खला कूट, ये भी कहाँ का है? आपका मिजोरम का है। और हम मणिपुर की बात करें तो यहाँ थोड़ा हम पेन का इंक चेंज करते हैं। तो मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का आपका याओ याओ शांग, याओ शांग फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का। और आपका चावंग फेस्टिवल भी है, चावंग मणिपुर का है। और खोगजोंग, खोगजोंग जो फेस्टिवल है, ये भी आपका कहाँ का है? मणिपुर का। तो आप याद रखें। तो इसका जो मी दाम मी पिही फेस्टिवल है, ये आपका असम का है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था डी, असम। तो आगे हम बात करते हैं। एक कार्बनिक रसायन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। कार्बनिक रसायन और औषधि विज्ञान। तो विज्ञान के साथ काम करने वाली पहली महिला भारतीय वैज्ञानिक कौन थी? तो जो
मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेडिसिनल प्लांट के साथ इन्होंने काम किया था। तो ये इंडियन वुमेन थी, भारतीय महिला थी, इंडियन वुमेन। तो उनका नाम क्या था और इन्होंने मतलब किस चीज पर वर्क किया, किस चीज की मतलब इन्वेंशन की, खोज की। तो ये थी आशिमा चटर्जी, आशिमा चटर्जी। तो इन्होंने मिर्गी की, जैसे जिन लोगों को मिर्गी आती है, मिर्गी की दवा बनाई थी जिसका नाम था आयुष 56, आयुष 56। तो देखिए पॉइंट ये बनता है आपका, यहाँ एक पॉइंट ये भी पूछा जा सकता है कि आयुष 56 किसके द्वारा बनाई गई, तो ये भी मतलब प्रश्न पूछा जा सकता है, या मिर्गी की दवा किसके द्वारा बनाई गई। तो ये वाला प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये भारत की पहली महिला वैज्ञानिक थी, तो इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ये इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लिखें और नोट करें इस तरह के क्वेश्चन। मेन ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं रिवाइज करें, कंटिन्यूअस स्टडी करें, तो आपकी जीएस खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगर देखिए इससे पहले मैंने एक पेपर और कराया था जीडी का, ये कंटिन्यू रहेगा हमारा बैच, ये जो है कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो मतलब अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हमारा चौथा प्रश्न है। बाकी अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और थोड़ा हम ये इरेज कर दें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें हमारे ये कि सर आपके क्वेश्चन अच्छे हैं जिस तरह से भी। तो जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है ये मतलब किस स्टेट में है, तो जो बुक्सा है ये आपका वेस्ट बंगाल में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वेस्ट बंगाल। तो अब हम बात करते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा है, दुधवा टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। और आपका पीलीभीत है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और आपका रानीपुर है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। तो ये जो तीनों हैं ये आपके उत्तर प्रदेश में हैं। अब हम बात करते हैं केरला की। तो केरला में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है। परम्बिकुलम है आपका केरला में, परम्बिकुलम है। और पेरियार है टाइगर रिजर्व। और आपका पेरियार है, पेरियार टाइगर रिजर्व, ये आपका कहाँ है, केरला में। अब देखिए आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में आपका नागार्जुन सागर है, नागा अर्जुन, नागार्जुन सागर है। और आपका पाकू है, पाइके है। और कामलंग है, कामलंग टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। तो ये आपके यहाँ है। जो बुक्सा है आपका, बुक्सा आपका वेस्ट बंगाल में है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका पांचवा प्रश्न है। थोड़ा यहाँ कलर हम चेंज करते हैं। तो ये पांचवा प्रश्न है, जो साहित्य अकादमी अवार्ड है 2024 का वो किसने जीता है। 2024 का साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो गगन गिल हैं। तो इन्होंने साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का। तो ये देखिए करंट का प्रश्न है, तो ये भी मतलब पूछा जा सकता है कि 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता, तो गगन गिल जी ने जीता है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है छठा प्रश्न। तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 2024 में
वो मतलब कितने परसेंट है, परसेंटेज में पूछा है, वो कितने परसेंट है। तो ये 6.5% है जो इंडिया की ग्रोथ रेट है। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है इंडिया का वो 6.5% है। और देखिए जो मतलब जीडीपी है, ये मतलब परसेंटेज में बता है जैसे 5% टैक्स लगता है और 12% टैक्स है, 18% टैक्स है। तो इस तरह से ये बटा हुआ है। ओवरऑल मतलब प्रोडक्ट की ओवरऑल डिमांड जो होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, ये वो होता है। तो जो अभी 2024 में 6.5% की वृद्धि मापी गई है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 7वां प्रश्न है, जो रेड एल्गी है जनरली फाउंड इन। तो जो रेड एल्गी है आपकी कहाँ पाई जाती है, ये जो वाटर बॉडीज होती हैं वहां ये रेड एल्गी पाई जाती है। कौन सी? रेड एल्गी कहाँ पाई जाती है? वाटर बॉडीज में। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है आपका 8वां प्रश्न है, इन टर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड बिटवीन कंट्रीज। जो आर्थिक दृष्टि से वैश्वीकरण देशों के बीच में तेजी होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दो जैसे जैसे दो कंट्री हैं, मान लो फर्स्ट कंट्री ये है और एक सेकंड कंट्री है। तो इनके बीच में जैसे हमें रैपिड ग्रोथ करनी है, रैपिड ग्रोथ बढ़ानी है, तो क्या करना होगा? पहले हमें इंटीग्रेशन करना होगा दोनों के बीच। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि तालमेल बिठाना पड़ेगा। जैसे मान लो हम बात करें कि अफगानिस्तान में जैसे जो चीज रिच में है, जैसे सऊदी अरेबिया से हम रिलेशन बढ़ाते हैं तो वहाँ तेल जो है मतलब प्रचुर मात्रा में है। तो हो सकता है कि हमें वो थोड़ा मतलब कम, जब हमारे म्यूचुअल रिलेशन अच्छे होंगे तो कम कीमत पर तेल मिल जाए, तो उससे ये है कि रैपिड ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है इंटीग्रेशन। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, स्वयं के प्राथमिक महत्व और आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गुणों में विश्वास को अर्थशास्त्र में कहा जाता है। मतलब जो इंडिविजुअल हो और प्राइमरी इंपोर्टेंस हो तो उसको क्या कहा जाता है? जो पर्सनल इंडिपेंडेंसीज हो तो वो किससे रिलेटेड कहते हैं इंडिविजुअलिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इंडिविजुअल, मतलब स्वयंता से। तो आगे हम बात करते हैं, ये हमारा 10वां प्रश्न है। तो इन इंडिया डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर मेंटेन्ड बाय, जो इंडिया में जिला सड़क हैं वो किसके रख रखाव के द्वारा मतलब किसके द्वारा रख रखाव किया जाता है? तो जो इंडिया में जैसे जिला सड़कें हैं वो ये जिला परिषद के द्वारा इनका रख रखाव किया जाता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहता है। और जो चेयरमैन रहते हैं, जो इसके चेयरमैन रहते हैं वो आपके जो डीएम रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो इसके जो जिला परिषद है इसके चेयरमैन कौन रहते हैं? डीएम। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, तो इनको ये मेंटेन करते हैं। और जैसे पंचायत है, जो पंचायती राज सिस्टम है, तो ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था। और जो पंचायत डे है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप याद रखें कि जो, और देखिए एक पॉइंट ये भी है कि सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसने मतलब पंचायती राज्य अपनाया गया? तो वो था राजस्थान।
राजस्थान था जिसने पंचायती राज अपनाया गया। तो अगला जो हमारा प्रश्न है ये 11वां प्रश्न है, विच ऑफ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस। तो जो आउटर मोस्ट हिमालय की बाहरी श्रेणी है उसका नाम क्या है? तो हिमालय की जो बाहरी श्रेणी है वो है आपकी शिवालिक। तो शिवालिक जो है ये आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट हिमालय। और जो अपर मोस्ट हिमालय है, अपर मोस्ट हिमालय है वो आपकी हिमाद्री है। ये अपर मोस्ट है, अपर मोस्ट हिमालय। और देखिए जो अपर मोस्ट हिमालय है इसको हम और भी नाम से जानते हैं, अदर नेम है इसके ग्रेटर हिमालय या ग्रेटर हिमालय, या आप हायर हिमालय भी बोल सकते हैं, हायर हिमालय। तो ये इन नामों से भी जाना जाता है। जो हिमाद्री है इसको हम ग्रेटर हिमालय या हायर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। जो आउटर हिमालय है वो है आपका शिवालिक। तो ये 12वां प्रश्न है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल ट्रांजैक्शन इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं है? तो कैश ट्रांजैक्शन जो है ये डिजिटली ट्रांजैक्शन नहीं है, ये हैंड टू हैंड कह सकते हैं, हैंड टू हैंड ट्रांजैक्शन है। और जो जैसे देखिए अब यहाँ एटीएम की बात हुई है तो हो सकता है कि एटीएम की फुल फॉर्म पूछ ले। तो एटीएम, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो हो सकता है ये मतलब फुल फॉर्म पूछ ले। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 13वां प्रश्न, हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो जो भारत के लौह पुरुष हैं, मतलब लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इनको भारत के लौह पुरुष कहा जाता है और इनको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस के पिता भी कहा जाता है। और जो एम के गांधी हैं इनको बापू के नाम से भी जाना जाता है। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। और इनको द फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय अशांति के दूत। एक मतलब जो ब्रिटिश लेखक थे उन्होंने कहा था इनको फादर ऑफ द अनरेस्ट ऑफ इंडिया, तो भारतीय शांति के दूत भी कहा था इनको। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इनको चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है, इन द डेमोक्रेसी द रूलिंग पार्टी इज अकाउंटेबल टू। मतलब जो लोकतंत्र में जो सत्ताधारी दल होता है वो किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो देखिए कोई भी हो लोकतंत्र में मतलब जो वहां की जनता रहती है उसके प्रति जवाबदेह रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी जैसे लोकतंत्र में जैसे कोई भी कार्य होता है तो सरकारें अपने अपने कार्य गिनाती है कि हमारी सरकार में हमने ये किया, हमने मतलब अच्छे रोड बनाए, आईआईटीज खोली हैं, और मतलब और भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, और जैसे एनवायरनमेंट के लिए हमने एक्ट बनाए हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी किया है। और जैसे अपना मतलब जीडीपी में हमारे ग्रोथ आई है। तो इस तरह के
मतलब जवाबदेही रहती है, जो सत्ताधारी दल रहता है वो जनता के प्रति जवाबदेही रहती है। अब है हमारा ये 15वां प्रश्न है। तो द प्रोसेस बाय विच सिमिलर जेनेटिकली आइडेंटिकली इंडिविजुअल कैन बी प्रोड्यूस इज कॉल्ड, मतलब किसी भी अनुवांशिक समान व्यक्तियों के उत्पन्न किया जा सकता है वो कहलाती है, मतलब एक जैसे ही हो उसमें, मतलब थोड़ा सा भी डिफरेंस ना देखे, समान हो, तो उसको क्या कहते हैं, क्लोनिंग। जैसे आप अपने फोन में अपने फोन का जो डाटा है तो दूसरे फोल्डर में ले जाते हैं, तो इस तरह से क्लोनिंग, उसी के समान मतलब कोई भी चीज क्रिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोनिंग। रिप्रोडक्शन आपका ये मतलब मेल फीमेल या फ्लावर्स में ये होता है। स्कैनिंग, जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंटर में अपलोड मतलब प्रिंटर में प्रिंट जैसे स्कैनिंग के लिए डालें, हमें कहीं अपलोड करना है तो पहले डॉक्यूमेंट स्कैन करना होता है, फिर हम अपलोड करते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस है ये आपका मतलब जो पौधे हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना मतलब कह सकते हैं कि भोजन लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लोनिंग करना। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों को उत्पन्न किया जा सकता है तो उसको क्या कहते हैं, क्लोनिंग। तो अगला जो हमारा प्रश्न है ये 16वां प्रश्न है आपका। तो हु इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज सेटिंग अप टू द ब्रह्मो समाज। तो जो ब्रह्मो समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ब्रह्मो समाज की जो स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई। कब, 1828 में। और इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेंसिएशन, फादर ऑफ इंडियन रेनेंसिएशन, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है इनको। तो ये भी एक पॉइंट है अच्छा। और देखिए जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे तो इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। कब, 1936 में। और इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके चेयरमैन भी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। और जो अरविंदो घोष जी हैं इन्होंने अरविंदो घोष आश्रम की स्थापना की थी, अरविंदो घोष आश्रम की स्थापना की थी। कब, 1926 में। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 1926 में कहाँ की थी, मेन ये है कहाँ की थी, पौंडीचेरी में। क्योंकि ऑप्शन में दिया रहता है लेकिन हम लगाते नहीं है कि सोचते हैं कि अरविंदो घोष जी वहां तो नहीं गए होंगे, तो ये इन्होंने पौंडीचेरी में अरविंदो घोष आश्रम की स्थापना की थी। और जो विवेकानंद जी थे इन्होंने 1893 में शिकागो में ये एक स्पीच दिया था, उसके लिए ये फेमस हैं स्वामी विवेकानंद जी। तो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर स्पीच दिया था, तो इनका जो भाषण था, तो जो स्पीच था वो फेमस है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है ये 17वां प्रश्न है। तो थोड़ा यहाँ पेन का कलर चेंज करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अमलगम। तो निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। जो मिश्रण देखिए आपका सिल्वर मिश्रण है, ब्रॉन्ज मिश्रण है, ब्रास मिश्रण। जो सोल्जर है
ये आपका मिश्रण नहीं है। तो जो सोल्जर है ये आपका मिश्रण नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका 18वां प्रश्न है, द रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर हैव अ लाइफ सच एज द ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फ्यूना, फिशरीज एंड लाइव स्टॉक एटसेट्रा कॉल्ड द, मतलब जो जीव मंडल के प्राप्त संसाधन हैं जिन पर जीवन होता है, जैसे मानव, वनस्पति और जीव, मत्स्य पालन, पशुधन, उसे क्या कहते हैं? तो ये बायोटिक रिसोर्स होता है। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ आपका मतलब जल भी है, पानी भी है, ऑक्सीजन भी है और भोजन भी है और आपका मतलब लाइट भी है, सन भी अवेलेबल है, लाइट भी है। तो इसको क्या बोलते हैं आप? बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स रिसोर्स बोलते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका 19वां प्रश्न है। 19वां, रवि क्रॉप आर सोरोनिन, तो जो रवि की फसल है ये किस महीने में बोई जाती है? तो इस तरह से ये प्रश्न है। तो जो रवि की फसल है ये आपकी अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। अब हम बात करते हैं, ये जो फसल है 3 रहती हैं। तो जैसे आपकी रवि क्रॉप हो गई, रवि और खरीफ हो गई, खरीफ हो गई और आपकी जैद। तो इनका जो मतलब समय रहता है, जैसे कब से कब तक बोई जाती हैं, तो ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं। तो ये इसका जो है नवंबर टू अप्रैल, जैसे अप्रैल में ये काटी जाती हैं, नवंबर और अक्टूबर में ये बोई जाती हैं और अप्रैल में काटी जाती हैं। और जो खरीफ की फसल है ये आपकी जून में बोई जाती हैं, मई जून में, हम ये भी कह सकते हैं मई जून में, और ये आपकी अक्टूबर में ये काटी जाती हैं। और जो जैद की फसल है ये आपकी अप्रैल में बोई जाती हैं और जून में ये काटी जाती हैं। तो देखिए यहाँ तीन मतलब फसल के ये तीन है, रबी, खरीफ और जैद। तो यहाँ से इस तरह का ही प्रश्न बनता है कि ये कब बोई जाती है। अब जैसे रबी की फसल है, आपको पता है कि ये कब बोई जाती है? नवंबर या अक्टूबर या नवंबर। तो और कौन कौन सी है? जैसे आपके गेहूं हो गए, गेहूं बोए जाते हैं, सरसों है। तो ये वाली जो फसल है ये आपके नवंबर अक्टूबर में बोई जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 20वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, ये 20 है और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तो जो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है, तो मतलब वो कौन सी स्कीम है, उसके तहत कौन सा एम है जिसके तहत मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार योजना प्रदान करना है? तो द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इसके तहत मतलब गांव में रोजगार मतलब रोजगार पैदा करना है। तो जो ये खादी से रिलेटेड था, खादी एंड विलेज डेवलपमेंट से रिलेटेड था। ये 1995 में स्टार्ट किया गया। और देखिए एक मतलब गांव में, ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में रोजगार प्रदान करने के लिए मनरेगा 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 स्कीम भी चलाई जा रही है। तो इसके तहत मतलब 100 दिन, एक साल में 100 दिन के लिए जो जिनका मनरेगा का कार्ड बना हुआ उनको 100 दिन का वर्क प्रोवाइड कराना है, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, मतलब 100 दिन का रोजगार देना है। अब जैसे आपसे पूछ ले कि मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है। तो मनरेगा की महात्मा महात्मा गांधी नेशनल रूरल
रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये जो है मनरेगा की फुल फॉर्म है। तो एम से महात्मा, जी से गांधी, एन से नेशनल और आर से रूरल और ई से एम्प्लॉयमेंट और जी से गारंटी और ए से एक्ट। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसके तहत मतलब रोजगार प्रदान करना है, 100 दिन का रोजगार प्रदान करना है। देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।